सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे शक्ति रूपा के बारे में, शक्ति रूपा श्रृंखला के बारे में, और सारे वेरिएंट्स को कवर करेंगे जो भी अभी तक अवेलेबल हो पाए हैं, और स्टोरी की बात भी करी जाएगी आज। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, पर मैंने इसको शुरुआत से पढ़ा। पहले तो 2 दिन अच्छे से मैंने कहा पहले इसको पढ़ करके ही रिव्यू किया जाएगा। मैं कहा इस तरह से क्वालिटी वगैरह का रिव्यू तो कई बार आ चुका है, ठीक है। तो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ शक्ति रूपा के बारे में। सुपर कमांडर ध्रुव के मैटरनल ओरिजिन यानी कि मातृ पक्ष जो है वहाँ के ओरिजिन को खंगालने के बाद में जो बाल चरित श्रृंखला थी, उसके बाद में एक नई सीरीज शुरू करी अनुपम सिन्हा जी ने। उसका नाम रखा गया शक्ति रूपा, और उसी का लगभग वो कंटिन्यूएशन था, ठीक है। सुपर कमांडो ध्रुव के अतीत की हम बात करें तो खूनी खानदान अतीत जिक्सा 1987 में सुपर कमांडो ध्रुव के पेरेंट्स जो थे, उनके फादर थे, उनकी ओरिजिन स्टोरी निकाली गई थी, फ्रांस से कनेक्टेड निकाली गई थी। और जो है उसके अंदर एक एलिमेंट डाला गया था कि उनके फादर की कोई एक्सीडेंट के बाद में मेमोरी चली जाती है। जैसे कि पहले डोन मूवी वगैरह आती थी तो मेमोरी जाना एक काफ़ी बड़ा एक फैक्टर हुआ करता था, स्मृति लोप, ठीक है, ऐसा हुआ। और उस पर अच्छी स्टोरी बनाई गई। फिर 2015 से 18 के बीच में बालचरित श्रृंखला आई, बहुत बड़ी श्रृंखला थी, 6 कॉमिक्स थी, और लास्ट कॉमिक्स 160 पेज की थी, बाकी कॉमिक्स 96 पेजेस की थी। तो काफ़ी बड़ी श्रृंखला और बहुत सक्सेसफुल रही बालचरित। और उसके बाद बात आती है ये शक्ति रूपा की। तो उसके ध्रुव के जो मदर थे, उनके जो ओरिजिन के बारे में बात लिखा गया, तो उनको ऐसा एक जगह बनाई गई जहाँ मठ था, पीछे मठ सा बना हुआ है। तो एक मठेश थे, उनका पूरा दिखाया गया कि उनकी मदर एक फ़ाइटर थी, और पूरा एक ग्रुप हुआ करता था जिसको हंटर्स बोला करते थे। तो शायद वो उसकी मेंबर थी, खुद भी एक हंटर थी इस तरीके से। और किस तरीके से वो लोग किसके अंडर काम करते थे, क्या उनका एम हुआ करता था, क्या वो लोग अच्छे थे बुरे थे, वो सारी बातें उसमें आई। और हमको काफ़ी अच्छा ओरिजिन दिया अनुपम सिन्हा जी ने। तो पिता के ओरिजिन को भी खंगाला, तो वो भी एक लेजेंड बन गया था खूनी खानदान सीरीज़ 1987 में। और 2015 से 18 से लेकर 15 से लेकर 18 तक बालचरित। अब उसमें जो कुछ लिंक छूट गए थे, इवन ये सीधी कनेक्टेड है, मतलब अगर आपने बालचरित पढ़ी है, उसका लास्ट वाला पार्ट पढ़ा है, तो उसके कंटिन्यूशन आप इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल उन सब पात्रों को ही लेकर के उसी को एक्सटेंड किया गया है इसके अंदर। एक तो ये बात। और शक्ति रूपा जो श्रृंखला है, ये भी अपने आप में एक बड़ी श्रृंखला मानी जा सकती है। 96 पेजेस की, 96 पेजेस की 3 कॉमिक्स से मिलकर बनी है शक्ति रूपा। और इसमें जो तीनों कॉमिक्स शामिल हैं उनके नाम हैं, ये से दिखाया। तो पहली कॉमिक्स का नाम है स्त्री भू, ये देखिए। और दूसरी कॉमिक्स का नाम है सिंधुनाद, ये है सिंधुनाद। और तीसरी कॉमिक्स का नाम है मृत्यु रूपा, है ना। सभी 96 पेज की है, 96 पेज की। मैं कवर दिखाता हूँ मृत्यु रूपा का आपको एक बार, और आप इसके टाइटल से कंफ्यूज मत हो ना, मैं बताऊँगा सारा कुछ आपको। ये है मृत्यु रूपा। तो 3 कॉमिक्स इसमें शामिल कर गई, 96 पेजेस की यानी कि 96 पेजेस की। और उस पर अनुपम सिन्हा जी ने काम करना शुरू करा। और काम कैसे किया जाता है कॉमिक्स में, अब तो हम सबको क्लियर हो ही गया है कि सबसे पहले जो है आपको किसी भी कॉमिक्स में उसको बनाने के लिए पेंसिलिंग करी जाती है। जैसे अनुपम सिन्हा जी ने देखो पेंसिलिंग कर रखी है, तो पेंसिलिंग करी जाती है सबसे पहले। उसमें भी रफ पेंसिलिंग होती है, फिर टाइट पेंसिलिंग होती है। अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग काफ़ी टाइट है, देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कितने अच्छे से उन्होंने टाइटली वो चित्र को बनाते हैं, उसके अंदर डिटेलिंग वो डालते हैं। तो इस तरीके से पेंसिलिंग करी जाती है। पेंसिलिंग होने के बाद में इन पेंसिल्स पर इंक करते हैं। विनोद कुमार जी हैं, जगदीश कुमार जी तो एक धुरंधर इंकर है, और भी बहुत सारे इंकर्स हैं, वो काम करते हैं। तो पेंसिलिंग के बाद में जब इंक हो जाती है किसी भी चीज़ पे, तो आपको थोड़ा सा उसका क्लियर व्यू मिल जाता है। देखिए ये पेंसिल में थोड़ी सी आपको दाग धब्बे से होते हैं, इंकिंग के बाद में वो साफ़ सुथरा आता है। फिर उसका एक प्रिंट ले लिया जाता है बड़ा सा, एक्चुअली पेंसिलिंग के बाद ही प्रिंट ले लिया जाता है, कुछ ब्लू ब्लू सा पेज होता है उस पर। और उसके बाद इंकिंग के बाद फिर से उसका प्रिंट लिया जाता है। इंकिंग होने के बाद में उस पर फ्लैट कलरिंग हो जाती है इस तरीके से। और फ्लैट कलरिंग होने के बाद में विद इफेक्ट्स इस तरीके से वो किसी भी चित्र को या कवर को तैयार किया जाता है। तो ये कॉमिक मेकिंग की या कॉमिक निर्माण की प्रक्रिया होती है। इस तरीके से जो है काम किया जाता है। और अनुपम सिन्हा जी ने, जो हमारे इनके आर्टिस्ट भी हैं, स्टोरी राइटर भी हैं, लेजेंड अपने आप में। सुपर कमांडर ध्रुव का किरदार उन्हीं का बनाया हुआ है, 1987 से लेकर के आज तक चला रहा है। तो उन्होंने कराया काम, जैसा कि वो करते थे उन्होंने किया ये काम। अब इसके बाद में हुआ क्या कि राज कॉमिक्स कुछ विवादों के चलते 18 में जो है बालचरित का डेड एंड ख़त्म, मतलब लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था, और ये इस पर अनुपम जी ने काम करना शुरू कर दिया था। तो 18 और 19 और 20 तक कुछ विवाद चले। हालांकि उसका रिजल्ट हमको 20 के दिसंबर एंड में देखने को मिला, या जनवरी 2021 में देखने को मिला कि काफ़ी विवाद बढ़े, और फिर राज कॉमिक्स में विभाजन हो गया। राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता, जैसे जो बड़े भाई थे संजय गुप्ता जी, उनका अलग पब्लिकेशन हो गया राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता। और जो छोटे भाई थे मनोज गुप्ता जी, उनका भी एक और पब्लिकेशन हो गया। और मनीष गुप्ता जी एक और हैं,
ब्रदर हैं उनका भी, वो भी अपना एक पब्लिकेशन कुछ लाए, ठीक है। तो ये हुआ, तो विवादों के चलते क्या हुआ कि इसमें कुछ काम रह गया, जैसे कि जो इनकी पहली कॉमिक्स थी स्त्री भू, तो उसकी पेंसिलिंग हो गई। पेंसिलिंग होने के बाद उसमें उस पर इंकिंग भी होगी और फ्लैट कलरिंग हो गई, इफेक्ट्स रह गए थे, ठीक है, वो रह गए, कोई बात नहीं। दूसरी में भी ऐसा हुआ, सिंधुनाद में भी। और लास्ट की मृत्यु रूपा, क्योंकि डेफिनेटली जो लास्ट का पार्ट है उस पर धीरे धीरे काम होता है, तो उसमें केवल पेंसिलिंग हुई, इंकिंग वगैरह नहीं हुई। विवाद किस तरीके का होता है वो तो मुझे नहीं पता, पर एक सिंपल सी बात आप खुद समझ सकते हैं। जब एक ही बिजनेस पे 3-4 लोगों का अधिकार हो और उनमें कोई विवाद चल रहा हो, तो एक प्रोडक्ट आपको बनाना है, उसमें यदि आपको इंकिंग वगैरह करानी हो तो उसका पेमेंट कौन देगा, और पेमेंट देने के बाद में जो है उस प्रोडक्ट पर अधिकार किसका होगा, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके की जो भी विवादित चीज़ें थी उसको होल्ड पे डाल दिया गया। चाहे सर्वनायक सीरीज़ के कुछ पार्ट्स थे, जो शक्ति रूपा सीरीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत लंबा इतिहास है। और 2021-22 से जो भी कॉमिक फैंस राज कॉमिक से फॉलो कर रहे हैं उनको सारा पता भी होगा, और काफ़ी सारी चीज़ आई भी है इसमें। इनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो बने भी टूटे भी सब पर लाए, ठीक है। तो मनोज गुप्ता जी ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बोला देखिए ऐसी बात है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम इसको जैसा है ना एज इट इज़, यथारूप, मतलब एज इट इज़, जैसे आता है ना भगवत गीता यथारूप, जो श्रीला प्रभुपाद जी का जो आता है भगवत गीता, उस पर लिखा होता है भगवत गीता एज इट इज़, मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण वगैरह अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था वैसे वैसा, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं, मिलावट नहीं। तो ऐसे ही मनोज गुप्ता जी ने भी सोचा कि शक्ति रूपा को ऐसा कैसे छाप दो, कि भाई पहला वाला पार्ट इंक्ड है, फ्लैट कलरिंग है, उसको वैसा छाप दो, है ना, दूसरा पार्ट को भी, और तीसरा पार्ट अगर पेंसिल्ड है तो उसको वैसा का वैसा छाप दो, बस उसमें जो है आप ये लेटर्स ऐड कर दो, है ना, तो आप उस कॉमिक्स को पढ़ पाओ, और ठीक है ना, आप स्टोरी पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि ये होल्ड पे आ गई थी 18 से ही, और 21 आ गया था देखने में, एकदम से अनाउंस करा और मनोज गुप्ता जी ने, मैं देख लेता हूँ कब पब्लिश हुआ था, 21 के लास्ट में हुआ होगा या 22 में आया था, मैं पता नहीं, शायद पता नहीं 22 की शुरुआत में आया होगा, देखिए मार्च 2022, आई एम सॉरी यार, तो पूरा 21 भी निकल गया था, तो 22 भी शुरू हो चुका था, अभी आज का टाइम वैसे भी लेट आई थी, तो इसकी तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और मैंने फेसबुक पे ना बहुत अनुपम जी को फॉलो करा था, इसके कुछ चित्र मुझे मैंने देखे हुए थे पेंसिल वर्जन में, तो मैंने कहा जब इतना, मुझे तो नहीं पता था कि सीरीज़ पूरी हो चुकी थी, पर मैंने कहा इतना काम हो चुका तो इन चीज़ों को अटकाना ठीक नहीं है। इवन ऐसा टाइम आ गया था ना, जो अनुपम सिन्हा जी के फैंस थे, जैसे मतलब मुझे काफ़ी पसंद है उनके चित्र वगैरह, तो हमारे लिए तो बड़ा टफ टाइम चल रहा था, क्योंकि शक्ति रूपा पे पूरा काम कर चुके थे अनुपम जी, महानारायण पे काफ़ी काम कर चुके थे वो, और मतलब उनका कोई काम पब्लिश नहीं हो रहा था, मतलब बहुत समय के बाद में उनका सर्पसत्र एक कॉमिक्स आई थी, और अब तो इतना आया है काम, अब तो अनुपम जी के सारे ही प्रोडक्ट्स आ गए, वो एक अलग बात है, पर बीच में ऐसा हो गया था उनके कुछ काम पब्लिश ही नहीं होते थे। इवन जैसे अभी मैंने कल कालचक्र अनबॉक्स किया था, तो उसके कवर वगैरह भी उन्होंने बनाए थे, तो बना के रख देते थे, तो कुछ हो नहीं रहा था उन पर। तो मनोज गुप्ता जी ने थोड़ा ये किया जैसा उन्होंने दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या करी कि आज के टाइम में या 2020 के बाद में, जब मार्च 2022 आ गया था, कॉमिक्स का बहुत हाइप क्रिएट हो गया था। 2020 में जब चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई तो कुछ चीज़ों के प्राइस भी डेफिनेटली बढ़े, और एक कंप्लीट सीरीज मिल पाना एक मुश्किल काम हो जाया करता था, काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता था, और रेयर की कैटेगरी में आ गई थी चीज़ें, विवाद बढ़ रहे थे। तो उन्होंने एक पूरी स्टोरी दी, वो अपना पे अच्छी बात मुझे लगी। एक तो अनुपम सिन्हा जी का काम और सुप्रकर्ण ध्रुव, और आपको पूरा, हालांकि उन्होंने प्राइस भी काफ़ी ली, इसमें 1100 रुपये इसकी प्राइस रखी गई, जो कि एक नई रिलीज़ कॉमिक्स की रखी जाती है। और खैर इसमें थोड़ा सा उनको एडवांटेज ये मिल गया, मनोज जी को या किसी को भी मिल जाता है, कि काम पहले से हुआ था, और हाँ प्राइस थोड़ी सी कम रखी जा सकती थी, इसमें कोई डाउट नहीं, पर रखा उन्होंने, जो भी फ़ैन अनुपम सिन्हा जी का जो क्रेज़ होता है या सुप्रकर्ण ध्रुव की जो फ़ैन फॉलोइंग है, उसको देखकर प्राइस रखा और लिया, और हम मैंने भी लिया, देखिए सब ने लिया। शक्ति रूपा इसका नाम रखा गया, यथारूप बोला जैसा है हमने वैसा किया, और उन्होंने कुछ इसमें अपना राज पृष्ठ वगैरह, स्वर्ण पृष्ठ वगैरह लिखाया, और हमको कैरेक्टर से परिचय भी कराया। तो जैसे नागायण में जो एक तरीका होता था पात्र परिचय वगैरह, तो एक अच्छा लग रहा था। और अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग सच में काफ़ी मुझे तो पसंद आई इसके अंदर, और थोड़ा सा ऐसा देखो इन्होंने रखा, इसके बारे में इन्होंने लिखा, और तीनों कॉमिक्स को ऐसे शुरू कर दिया स्त्री भू। अच्छा, इसमें ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगी कि यार इन्होंने 3 कवर बना दिए थे हमारे अनुपम सिन्हा जी ने, ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पेंसिल्ड वर्जन ऑफ स्त्री भू, पेंसिल्ड वर्जन ऑफ सिंधुनाथ एंड पेंसिल्ड वर्जन ऑफ मृत्यु रूपा, और काफ़ी टाइट पेंसिलिंग आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया पेंसिलिंग की है। तो इसको भी थोड़ा ना बड़े बड़े पेजेस में छाप देते, काफ़ी कुछ छापा इन्होंने, देखो ये रफ काम अनुपम जी कैसे करते हैं वो भी छापा इन्होंने। तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से छाप देते थोड़ा सा, या कवर में थोड़ी सी इंकिंग कलरिंग करवा देते, देखो स्त्री भू तो करवा ही दिया था, सिर्फ सिंधुनाथ और मृत्यु रूपा बचता था। पर उन्होंने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप किया। इसमें ना प्रॉब्लम बहुत थी कि इसमें तीनों भाइयों का अधिकार था, काफ़ी विवाद थे, अगर वो ऑल ऑफ सडन ये काम नहीं करते तो फिर इनमें आप काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, काफ़ी टाइप के अनाउंसमेंट्स वगैरह होती। तो उन्होंने एक बार छाप दी, हमने ले ली। फिर उन्होंने क्या करा,
स्त्री बुक का कवर तो था, उन्होंने इंकिंग करवाई, कलरिंग करवाई, फिर उन्होंने सिंधुनाद के कलर को, कवर को भी कलर करवा लिया, इंक करवा लिया। ठीक है, कराने के बाद क्या हुआ देखिए, ये रहा। उन्होंने अब क्या किया, इसको जो है उन्होंने अब कवर नया नए कैसे निकाले, क्योंकि पहले यथारूप में तो तीनों कॉमिक्स एज ए डाइजेस्ट वो दे चुके हैं हमको, तीनों कॉमिक्स दे दी उन्होंने। तो अब क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या करा, इसका एक संग्राहक संस्करण निकाला इसी का यथारूप में जैसा वैसे, बस हार्ड बाउंड में। तो 1100 रुपये का वो काफ़ी कॉस्टली था, और इसकी मूल्य रखा गया 1745। तो मैंने कहा यार कौन लेगा 1745 रुपये में। तो उन्होंने क्या ट्रिक निकाली, हर कॉमिक्स के अंदर अनुपम सिन्हा जी ने ओरिजिनल स्केच बनाया है। क्या ये हाथ से बनाया हुआ उनका, ये जो है जेल पेन या ब्लैक पेन है उससे बनाया, मतलब पेंसिल आपको दिख रही होंगी, अभी देखो पेंसिल का काम हो, असली स्केच। और अभी मैंने पोस्ट पढ़ी थी अनुपम सिन्हा जी की किसी की, कि उनके अगर ओरिजिनल स्केच आपको चाहिए हो विदाउट कॉपीराइट, मतलब आप सिर्फ उसके स्केच रख सकते हैं, उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते, 4 से 5 हज़ार रुपये का उनका एक स्केच पड़ता है। डेफिनेटली अच्छे पेपर पे अच्छे साइज में पड़ता होगा, तो इसको भी कम नहीं आका जा सकता। मतलब खुद अनुपम सिन्हा जी जो मतलब कॉमिक्स जगत में उनका नाम, और ये स्केच की क्वालिटी आप देखो। एक तो क्या होता है, छोटा सा साइन कर दिया, जैसे कि संजय गुप्ता जी ने संपूर्ण नागायण पे साइन वगैरह करते, नंबर डालते, उसका भी एक क्रेज़ था कि आपको किस नंबर की नागायण मिली है। मतलब इन चीज़ों की वैल्यू होती है, कुछ लोग सिग्नेचर की वैल्यू मानते हैं, पर इतना बड़ा स्केच और ऐसे 500 पे उन्होंने करा था। मतलब अनुपम सिन्हा जी ने 500 ऐसे शक्ति रूपा के हार्डबाउंड एडिशन में सिग्नेचर करे थे। मैंने भी ली, और मैंने 3 कॉपी ली थी। ये देखिए मेरी कॉपीज़ है। तो मैं शुरुआत में मुझे जो कॉपी मिली उसमें इस टाइप के स्केच मिले, ये मेरा पहली कॉपी थी, और मैं कुछ और नया ट्राई करना चाहता था, तो मैंने एक और कॉपी ली, पर उसमें थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। और इसके बारे में कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि ये श्रिंक रैप में ना करके सिंपल पॉलीबैग में थी। तो किसी भी लेवल पे कोई भी पब्लिशर, सेलर, कोई भी इसको देख सकता था, चूज़ कर सकता था, गड़बड़ हो सकती थी। वही ये इस तरीके का आया है, देखो दूसरा, हालांकि अच्छा ही था पर इतना कोई नहीं था। तो इसके बाद मैंने एक और हिम्मत दिखाई, एक लास्ट में एक कॉमिक्स अवेलेबल कुछ क्लियरेंस सेल चल रहा था, तो मैंने एक और लेने की कोशिश करी, हालांकि काफ़ी कॉस्टली था। ये अलग निकला है देखो, एक तो पहले वाले जो थे वो लेमिनेटेड थे, ये नॉन लेमिनेटेड था। और बाकी के अगर आप पेज देखोगे, आप अगर कंपेयर करके देखोगे, तो लास्ट में आप देखना इसमें इसकी जो गोल्ड ग्लेडिंग है उसकी स्मूथनेस देखो, बाकी में देखो आपको धारियाँ धारियाँ दिखेगी पेजेस, इसकी बिल्कुल स्मूथ है। ये अलग ही टाइप का था। बाकी में डार्क रेड कलर का पेपर था ना, तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता था, वो जो स्केच वगैरह होता था। और इसका तो देखो, तो आप देखते रह जाओ, ऑरेंज कलर का पेपर है जैसा हमारा धर्म ग्रंथ वगैरह में होता है, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और सिग्नेचर भी मनोज जी ने इसमें देखिए लाल रंग से किया, तो थोड़ा स्पेशल लगा। हो सकता है कुछ सेलर्स के लिए स्पेशल उन्होंने बनाई हो, क्योंकि कॉमिक्स हवेली जैसे इन्होंने जब आरसी बेचना बंद करा तो इन्होंने सारा स्टॉक क्लियर कर दिया था। तो ये मुझे बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ मुझे मिला जब मैंने इस क्लियरेंस सेल में मुझे ये प्लॉट मिला। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको लिया। तो आप सोचिए 1100 रुपये, 1745 रुपये, लेकिन इसको अगर आप कंसिडर करते हो ना, तो मुझे लगता है कि 1745 में ये भी काफ़ी था। जो अनुपम सिन्हा जी का ओरिजिनल स्केच है, ओरिजिनल होता है। इनकी एक बुक भी निकली है, पर 500 की बुक एक साथ निकालना पॉसिबल था, सिर्फ 96 की निकाली थी, वो भी बहुत महंगी बुक थी, ओनली प्रिंट्स। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी बात है कि ये 3 जो कॉपी हैं उसमें ओरिजिनल स्केचेस हैं। तो ये सिंधुनाद कवर उन्होंने बना दिया। सिंधुनाद कवर बनाने के बाद में मैंने आपको बताया स्त्री बुक का कवर, सिंधुनाद कवर, तीसरा बन जाता है मृत्यु रूपा का कवर। तो मैंने कहा अभी ये क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या करा, सेम वही कॉमिक्स फिर से छाप दिया और उन्होंने बोला कि आप इसको एज ए वेरिएंट कवर समझ लो, ठीक है। फिर वही 1100 रुपये। अब जो है पर उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप काम करा, जैसे ये कॉमिक्स तो निकाल रखी थी उन्होंने, और जो है वही का वही यथारूप, उसमें कोई नहीं, क्योंकि मनोज गुप्ता जी अपने मार्केटिंग थे उनकी लाजवाब है, ज़बरदस्त है। रिप्रिंट्स के मार्केट में जो उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो ये हुआ और अच्छा लगा रहा देखो कवर, ये उन्होंने कर दिया। तो अब अगर हम शक्ति रूपा का जो कुछ कर दिया मनोज गुप्ता जी ने, चाहे उन्होंने यथारूप लाए 1100 रुपये का डाइजेस्ट, उसके बाद में 1745 का संग्रह संस्करण लाए विद अनुपम सिन्हा सर ओरिजिनल स्केचेस, बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद में तीसरा वेरिएंट, खैर इसको तो खैर लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ऐसे ही संग्रह पूरा करा था तो किया इसको। तो एजे अगर मैं खुद पब्लिशर की नज़रिए से इसको देखूँ, अगर मैं कि जब मैं एक पब्लिशर हूँ, मुझे आर्टिस्ट से काम कराना होता है, तो मैं कितना पेमेंट करता हूँ, मुझे क्या क्या काम मिलता है और किसी चीज़ की कितनी मार्केट होती है, तो आई थिंक इसका जो मार्केट था वो पूरा कैप्चर हो चुका था। जिसको जो लेना था, जितना लेना था उन्होंने ले लिया, काम तो हुआ था। संजय गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छी ट्रिक का यूज़ करा। उन्होंने क्या करा, उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, जैसे मनोज गुप्ता जी ने अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाई, टाइमली कॉमिक्स बनाने की एक्सपर्टीज़, अपने फैंस को एक कंप्लीट सीरीज देने की एक्सपर्टीज़, जिसमें जिनको महारत हासिल था उन्होंने वो किया। तो संजय गुप्ता जी ने वही किया। उन्होंने क्या करा कि अब इसमें क्या क्या बाकी है, तो अगर हम एज ए फ़ैन देखें तो यार इसके अंदर जो है आपको एक तो फ्लैट कलरिंग मिलती है,
और मुझे तो बेस्ट काम ही पसंद है, मुझे तो विद इफेक्ट काम पसंद है, इसमें डाउट नहीं है। अगर वो मिलता तो नो डाउट अच्छा काम है, तो वो चाहिए इंसान को, ठीक है ना। यथारूप में कोई बोले यार इसकी भी इंकिंग हो जाती है, कलरिंग हो जाती, विद इफेक्ट हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। देखिए इसके ना पेज थोड़े से स्मूथ और अच्छे लगे मुझे। इनमें से बताओ मैंने कौन सी वाली पढ़ी है, ये है मेरी कॉपी पहली वाली, जिसको मैंने एक बार पहले सरसरी नगाह से पढ़ा था और अभी कल परसों पढ़ा है। तो ये देखो पेज थोड़े ऐसे हो गए। और ये दूसरी कॉपी थी इसकी, तो इसके पेज आपको थोड़े से स्मूथ लगेंगे यहाँ से, देखो ये ऊपर कवर से हो गए। और इसकी तो बात ही क्या नहीं, मतलब ये भी अच्छे कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में है थर्ड वाला जो है वेरिएंट कवर, ठीक है। तो संजय गुप्ता जी ने क्या करा, एक अब नया क्या लाए, देखो सर्व समर का जो कॉमन मनोज गुप्ता जी के निकालने के बाद अगर संजय गुप्ता जी लाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लेने पे मजबूर होएं उस कॉमिक्स को। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं इनको अलग अलग लाऊंगा, और लाइव भी देखा आपके सामने, स्त्रीभू, सिंधुनाद और मृत्युरूपा भी वो ला चुके हैं, अभी तक मेरा साइन नहीं है, ठीक है। उन्होंने पहले तो इसको साइज़ चेंज करा, तो अभी जो नॉर्मल जो संजय गुप्ता जी का बिग जो एक स्टैंडर्ड साइज़ आता है उसमें आई है, तो थोड़े से प्रोपोर्शन भी चेंज होते हैं। एक तो उन्होंने ये काम करा, इसी से कंपेयर करूँगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है। ये उन्होंने करा, साइज़ चेंज कर दिया, फिर बॉर्डर निकाल दी, बॉर्डर लेस निकाली और इफेक्ट ऐड करे, और सच बताओ ना बहुत खूबसूरत लगी ये कॉमिक्स। इस तरीके से करने के बाद जो इसमें इसका जो गुणवत्ता जो बढ़ गई ना, मतलब बहुत अच्छी लगी है कॉमिक्स, नो डाउट। इसमें संजय गुप्ता जी ने जो काम करा वो भी काबिल तारीफ़ है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। मैंने इसको पढ़ा, मैंने अच्छा मैं संजय गुप्ता जी से ही पढ़ा है, मैंने इसको वापस जब रीड किया तो मैंने खाली मृत्युरूपा इसमें से पढ़ी थी यथारूप में से, बाकी मैंने संजय गुप्ता जी में से पढ़ा। तो भाई साहब है ना, एक तो देखो ये स्पोर्ट यूवी का यूज़ करा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ देखो मैं आपको बताऊँ, ये है अनुपम जी ने बनाया पेंसिलिंग और जगदीश कुमार जी ने करा। तो एक तो ये क्या करते हैं, आर्टिस्ट के नाम को काफ़ी तवज्जो देते हैं। तो इसमें जो स्पोर्ट यूवी है ना ध्रुव के ऊपर, पीछे भी स्पोर्ट यूवी है, ये सिंधु है, और यहाँ पे आर्टिस्ट के नाम के ऊपर है, ये अच्छी बात है, आर्टिस्ट को इज्जत मिलनी ही चाहिए। तो अनुपम सिन्हा, विनोद कुमार, जगदीश कुमार, यहाँ तक तो परफेक्ट है मामला, दोनों में सेम होना चाहिए। अब इसके कलर की मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शादाब सिद्दीकी और सुनील दस्तूरिया संजय गुप्ता जी वाली पे, और मनोज गुप्ता जी में जो टाइटल कवर की कलरिंग का लिखा है इन्होंने, कवर ईशान त्रिवेदी जी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कवर तो कलर मनोज जी भी ला चुके हैं विद इफेक्ट, ठीक है, और मुझे सेम ही लगे। थोड़ा बहुत चेंज तो देखो कोई करता ही है, जैसे कि आपने ये जो एक विलेन सी बना रखी है तो उसका कलर या ये सायन या ग्रीन सा है उसको आपने रेड कर दिया, लेकिन अगर आप ध्रुव में इफेक्ट उसकी शेडिंग देखेंगे तो सेम ही लगेगी आपको। इवन यहाँ पे कहीं पर भी आपको शेड वगैरह देखोगे तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटी दिखेगी, ऐसा नहीं कि जैसे आप ये धब्बे से देखो आप सेम ही दिखेंगे, धब्बे से जो है ना ये लाल लाल से पीले पीले से कुछ तो चेंज कर किए है उन्होंने। तो यहाँ पर ना उनका भी नाम आ जाना चाहिए था। ये कलरिंग तो कवर की कलरिंग अगर इधर मनोज जी की टीम में लिखा हुआ है ईशान त्रिवेदी जी का, तो मैं मानूंगा कि संजय गुप्ता जी का जो कवर है उसमें भी ईशान त्रिवेदी जी का रोल तो है, क्योंकि सेम वही की भी शेड्स है। देखो इन्होंने पेंट का कलर चेंज कर दिया लेकिन शेड वही की वही है, देख लो आप। तो ईशान त्रिवेदी जी का नाम भी अगर यदि होता तो अच्छा रहता, मतलब उनका रोल तो है। तो कवर तो खैर उन्होंने क्या किया कि जैसा ये बना हुआ था मनोज जी वाला उसी को हल्का सा मॉडिफाई करके किया, पर हाँ अंदर सच में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला। अच्छा ये भी एक जो विवाद हुआ, सब कुछ हुआ, डिसअपॉइंटिंग तो होता ही है, बट एक अच्छी बात क्या निकली पता है, राज कॉमिक्स का साइज़ ये था पहले, और जब ये बन रही थी ना निश्चित रूप से ये इसी साइज़ में आती, क्योंकि 2020 का कॉमिक्स था, ये लास्ट कॉमिक्स था राज कॉमिक्स का। इसके बाद फिर राज कॉमिक्स की कॉमन कॉमिक्स नहीं आई, तो 20 में ये आया था, वो 18 में आने वाली थी। तो ये अच्छी बात ये हुई कि उस समय ना आई तो अभी बिग साइज़ में आई, मतलब ये भी एक्चुअली बिग है अमर चित्रकथा की तरह, मतलब राज कॉमिक्स का थोड़ा बड़ा हुआ साइज़ है पर सेम प्रपोर्शन में इस तरीके की आती। बालचरित पूरी इसी साइज़ में है, तो इस साइज़ में ये आने वाली थी कौन, शक्ति रूपा, और वो थोड़े बड़े साइज़ में आई मनोज गुप्ता जी की वजह से। और इसमें आपको सेम वही सब कुछ मिला, बॉर्डर मिले, पेज नंबर मिले, सब कुछ। और संजय गुप्ता जी इसको एक कदम और आगे बढ़ गए, अगर ये विवाद नहीं होता, मनोज गुप्ता जी लाते नहीं, सब पहले नहीं लाते, तो ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। तो इन सब की वजह से हमको ये रूप देखने को मिला शक्ति रूपा सीरीज़ का, वो बेस्ट फॉर्म हो सकता था, क्योंकि इसको और खींचा गया। देखो एक तो इससे भी बिग साइज़ हाइट वाइज देखें, और अब इसको इस फॉर्म में यदि लाना हो, देखो आप ये इससे भी बिग साइज़ में, ठीक है, और इसको इस बिग साइज़ में कैसे लाओगे, किससे कैसे स्ट्रेच करोगे, तो वो उनकी कलाकारी होती है कि कैसे बॉर्डर्स को रिमूव करना है, किस चीज़ को खींचना है, किसको नहीं खींचना है, कैसे इसको फिल करना है गैप्स वगैरह को, तो वो किया उन्होंने, ठीक है। ये देखिए आप,
तो बहुत अच्छे फॉर्म में हमको देखने को मिला, स्पोर्टी भी मिली। और इसमें देखो छोटी सी कमी भी थी, इसमें पीछे सिंधु का आँखें देखो आप, यहाँ पे चश्मा से लगाती है सिंधु, यहाँ पे नहीं, देखो आपको वो देखने को मिलेगा, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और अंदर अगर आप देखोगे सिंधु का, यहाँ पे ये देखिए, इसके कपड़े अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर के यूज़ किए गए, मेटल है एक्चुअली, फ्लैट कलरिंग होती है, अदरवाइज इसमें ना इफेक्ट डाला जाता है, तो उस लिहाज से भी ये कलर ठीक नहीं है। यहाँ पे ग्रीन वाला जो इन्होंने यूज़ किया था, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट वैसे कलर यूज़ किए जैसे जरूरत थी, तो ये इंप्रूवमेंट तो किया, मतलब बेस्ट फॉर्म में मिला है हमको, इस तरह बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए कलर्स वगैरह इफेक्ट जान आ गई और फुल। और संजय गुप्ता जी की जो नई कॉमिक्स है ना, एक तारीफ तो मैं पहले भी करता था, देखो सेम वही सीन है जो मैंने आपको दिखाया था, आप देखो यहाँ पे कलर्स के साथ में क्या जोरदार लग रहा है। तो हाँ, बहुत ही इमर्सिव और अलग एक्सपीरियंस हुआ। और ये हमको स्कीम में भी मिली थी कि प्री ऑर्डर में से 500 की तो 400 मिली थी, और फिर उसमें भी डिस्काउंट्स हैं, फिर नोवल्टीज़ हैं, कुछ स्टैंडी वगैरह थे। और ये इसका संग्राहक संस्करण है संजय गुप्ता जी की तरफ से, सेम वही स्पोर्टी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है ना, बस हार्ड बाउंड मिल जाती है, एक्स्ट्रा नोवल्टीज मिल जाती है, और ऐसे कुछ आपको और थोड़ा सुंदर तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसमें डाउट नहीं है, मतलब संजय गुप्ता जी ने इसको नया जीवन दे दिया, ये मान के चलो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। ये शक्ति रूपा श्रृंखला को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है संजय गुप्ता जी ने, मानना पड़ेगा, ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट पार्ट इसका लाया सिंधुनाद। अब सिंधुनाद में मेरे को क्या लगा मैं स्टोरी पे भी आऊँगा थोड़ा ना, स्टोरी भी पढ़ी है। तो ये देखो इसमें ना थोड़ा स्ट्रेच कर दिया मुझे, मैं इस चित्र को देख के मुझे लग रहा था कि स्ट्रेच किया हुआ है। देखो इसमें ब्लैक कैट का चेहरा आप देखो, ध्रुव का चेहरा देखो आप, ये पीछे आप देखो, ये जो है ना, ये गियर घर का ये गुंडा होता है, ये चंडीगढ़, इनको देखो आप, चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा कि स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा, पर फिर भी ना, फिर अच्छा लगा आपको। पेपर बैग में वही स्पोर्टी भी, वही 500 की प्राइस, 400 में आपको प्री ऑर्डर मिली थी विद डिस्काउंट ऑफ कोर्स 10%, और जो है आपका सब कुछ वही, स्टैंडी वगैरह फ्री। और इसके तो कलेक्टर एडिशन में और एक कदम आ गई, इसके कलेक्टर एडिशन में आपको दोनों फ्लेवर मिले, कौन सा, बिल्कुल फ्लैट बिना किसी इफेक्ट के, और उसके बाद दूसरा इसका जैकेट कवर विद, क्या बोल सकते हैं, स्पोर्टी भी। तो मज़ेदार रहा इसका, मतलब संग्राहक संस्करण बहुत अच्छे रहे। आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, इसमें डाउट नहीं, मतलब आप सिर्फ अगर संजय गुप्ता जी वाले संग्राहक संस्करण भी चूज़ करते हो ना तो भी परफेक्ट है, और कहीं संजय गुप्ता जी वाले पेपर बैग तो भी परफेक्ट है, मतलब स्टोरी के लिए बेस्ट है। और देखो ये हल्की हल्की ओपन से मिलेगी, मैंने कल पढ़ी थी पूरी, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इसमें 1% डाउट नहीं है। और कुछ सीन आप कंपेयर भी कर सकते हैं, मैंने पहले ना एक्चुअली मैंने जब ये अनबॉक्सिंग करा होगा कुछ कंपेयर वगैरह किया होगा, फिर कभी बिजी तो कभी नहीं किया। स्टोरी की बात करते हैं, फिर मैं स्टोरी की बात करूँगा ना तो मैं बीच में ले आऊँगा, चलो थोड़ा सा आप कंपेयर देख लेना। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी ये थी, स्त्री भू मतलब कि लेडीज़ की जो भूमि है, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ रहती हैं। आप इसको एक बार वंडर वुमेन अगर आप ध्यान में रखेंगे, जो मूवी आई थी कि अमेजोन वगैरह एक जगह होती है जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही रहती है, मतलब ठीक है, स्त्री भू। तो इसमें क्या होता है, स्त्री भू में क्या होता है, लेडीज़ ही सारे काम करती है, बहुत शक्तिशाली होती है, और जेंट्स यानी कि पुरुष जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो मजदूरी का काम करते हैं, उन पर अत्याचार हो रहे होते हैं। सेम जैसे हमारे यहाँ पे उसका रिवर्स ट्रू था पहले, अब तो नहीं है, अब तो काफ़ी सुधर रहा है। तो उसके अंदर रानी होती है एक, उसका नाम होता है सरानी, और वहाँ पर जो जैसे योद्धा भी होते हैं, माना हमारे जो पृथ्वी पर, मैं इसमें एक नैरो सेंस भी ले लेता हूँ कि सुपर कौन ध्रुव हमारा सुपर हीरो है इस स्टोरी में ना। तो ऐसे जो स्त्री भू है वहाँ के सुपर हीरो ये है सिंधु, और इसकी जो ओरिजिन था ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो हमारे पीवी जो सिंधु थी, हमारी जो बैडमिंटन प्लेयर थी, ठीक है, तो उन पर से आइडिया आया था हमारे श्री अनुपम सिन्हा जी को, और उन्होंने रिवील भी करा था कि मैं कुछ स्केच कर रहा हूँ, और इवन उन्होंने एक पेंसिल स्केच भी शेयर किया था उनका, वो बैडमिंटन खेलते हुए। और उन्होंने उनसे बात भी कुछ करी थी कि वो को सुपर हीरो लाना चाहते हैं, पर शायद वो सक्सेसफुली बात कम्युनिकेशन हो नहीं पाया था, तो उससे इंस्पायर्ड कैरेक्टर रखा। इसका नाम है सिंधु, सिंधुनाद इसका एक्चुअली नाम है, और सेकंड कॉमिक्स का नाम भी कि उनके नाम पे रखा गया सिंधुनाद। तो ये एक समझ लीजिए वहाँ की सुपर हीरो है, ये वहाँ की रानी है सरानी करके, और ये मतलब वहाँ पे हर कोई लेडीज ही होंगी, जैसे ये 2 बांधवी बहनें हैं, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मान लो उस तरीके से हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। ये देवीना है, देवीना जो है वो सुपर कॉर्नर की पहले की स्टोरी से ऐसा लगा कि उनके सर्कस में कुछ बहुत बॉडी बिल्डर टाइप की लेडी थी एक, ठीक है, बाकी तो हम जानते ही हैं। तो इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, पूरा स्त्री भू अलग करा गया, और ऐसा इसमें हमको यूँ करा गया कि वहाँ से कनेक्शन है ध्रुव की मदर का, ऐसा कि कुछ अलग है वो, और वहाँ से कनेक्ट होते हुए फिर मठ से होते हुए फिर बालचरित का ऐसा करते हुए, और इसमें ना स्मृति लोप का फिर ओवर यूज़ हो गया है, जैसे कि इनकी मदर की भी याददाश्त जा चुकी थी ना, मेमोरी जा चुकी थी, और इनके फादर की जो श्याम थे उनकी भी जा चुकी थी,
और उसके बाद जो देवीना है उसका भी स्मृति लोप हो चुका था इसकी स्टोरी में पूरा, तो वो थोड़ा वो उस तरीके क्योंकि क्या होता है कि आपके पहले जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं, 87 में स्टोरी लिखी जा चुकी है, खूनी खानदान की स्टोरी आ चुकी है, बाल चरित आप पढ़ चुके हैं, तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता। तो ये अनुपम सिन्हा जी की कलाकारी है, उनका ही एफर्ट्स है कि वो कैसे भी करके पुरानी चीज़ को बिना टच करे, बिना ज़्यादा कुछ घुमाए फिरे उसके नया कुछ ऐड करते रहते हैं, तो उससे चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती आती है। तो अच्छा लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको करा। तो ऐसा कुछ था कि वो जो शक्ति रूपा की बात करते हैं, तो स्त्री भू पर एक ताकत है, एक पावर है, एक एनर्जी है, उसका नाम है शक्ति रूपा। और शक्ति रूपा को देखो ऐसे फ्लो होता हुआ दिखा रखा है, इनके हाथ में जो है ना ये फ्लो सा है, इसको संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में भी इफेक्ट बड़े अच्छा दिखता है वो, ठीक है, वो है शक्ति रूपा। और जिस भी लेडी के हाथ में वो आता है, जिसके पास भी, वो बहुत पावरफुल हो जाती है। ये देखो इसमें जो चमक चमक सी दिख रही है ना, ये है शक्ति रूपा, ठीक है। तो शक्ति रूपा जिसके हाथ में आता है वो है बहुत पावरफुल। लेडीज़ के हाथ में आएगा तो लेडीज़ हो जाएंगी, लेडीज़ जो है पावरफुल हो जाएंगी, और जेंट्स एक दूसरे को टच कर देंगे तो वो पावरलेस हो जाएंगे, ठीक है। दो हैं शक्ति रूपा, एक शक्ति रूपा तो स्त्री भू में रखा हुआ है, जिसको कि हमने कोई जानते नहीं, इसी कॉमिक से हमने उसको जाना है। दूसरा शक्ति रूपा है वो हमारी पृथ्वी पे रखा हुआ है। पृथ्वी में कहाँ रखा हुआ है? मठ में। कौन सा मठ? जिसपे सुब्रमण्य ध्रुव की मम्मी का ओरिजिन दिखा रखा है। मठेश वगैरह जो है वो सारे उसके नाना जी वगैरह जो भी हैं, उसकी मौसी वगैरह जो भी दिखा रखी वहाँ, ये है देखो वो मठ में रखा हुआ है। तो एक हमारे हिसाब से एक शक्ति रूपा है, और स्त्री भू वालों के हिसाब से भी एक शक्ति रूपा है, लेकिन एक्चुअली दो शक्ति रूपा है, और दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। इस स्टोरी में ऐसा भी होता है एक बार कि ध्रुव टच कर देता है शक्ति रूपा को, तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा, एनर्जी क्या है ध्रुव के अंदर? क्या उसकी ताकत है कि उसकी सोचने की शक्ति है, उसकी ट्रिक्स हैं, उसके जो दाव पेच है, जो सर्कस के कैसे अपने शरीर को फोल्ड कर लेता है, कैसे कर लेता है, सब कुछ ना, तो वो सारी शक्ति एब्जॉर्व होकर कहीं और वहाँ के पुरुषों में चल जाती हैं स्त्री भू वालों में जो मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, तो उनमें भी काफ़ी दिमाग का संचार होता है। तो अच्छा एक वो बना रखा है इन्होंने, ठीक है, तो ये है इसके अंदर। और वो जो कौन सा स्त्री भू था, वहाँ की शक्ति रूपा की रक्षक थी ये देवीना, और एक दूसरी लेडी और थी, वो भी इसमें बनी हुई कहीं पे बनी होगी, ठीक है, ये है, ये थी, ठीक है। तो ये उसकी रक्षक थी उस समय में, और ऐसा कुछ हुआ होगा कि वहाँ से कुछ लड़ते झगड़ते आई होंगी, और उनमें से कोई एक शक्ति रूपा यहाँ आ गया होगा पृथ्वी पे, उस समय देवीना को देखा गया था, ऐसा कुछ था, और इसकी स्मृति जाती रही, और ऐसा कुछ करके सारा कुछ था। और फिर बाद में जब स्मृति थोड़ी थोड़ी आई, तो ये जो शक्ति रूपा की शक्ति का थोड़ा पीछा कर रही थी, तो राधा और श्याम कहीं दिखे होंगे, तो राधा में इनको आभास हुआ होगा, उसके पीछे चल दी होंगी, इस तरीके से कुछ कनेक्शन दिखा रखा था, वो पूरी स्टोरी इसमें आई है, ठीक है। तो ध्रुव इस तरीके से कनेक्टेड तो है ही सब चीज़ों से। अब हमारे ध्रुव के वर्ल्ड की बात करते हैं, तो अगर हमारे ध्रुव की हम स्टोरीज़ की बात करें, तो वहाँ पे जो शक्तिशाली या जो महत्वपूर्ण लेडीज़ हैं वो हैं, एक तो देखो ब्लैक कैट, जिसको हम स्त्री भू में के कवर पे भी स्थान दिया गया है, और हमारे जो है सिंधुनाथ के कवर पे भी उसको स्थान दिया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेडीज़ है। और एक है चंडिका, ये देखिए ये पर्पल कलर से जो बनाई हुई है वो चंडिका। चंडिका खुद ध्रुव की सिस्टर है, इसका नाम श्वेता है, वही चंडिका बन के रहती है, वही सुपर हीरोइन है। और ब्लैक कैट भी ध्रुव का काफ़ी साथ देती है, लेकिन थोड़ा सा उसका क्रिमिनल है, उसका बैकग्राउंड, मतलब वो क्रिमिनल रही है। और एक है कमांडर नताशा, वो भी कमांडर नताशा जो है वो कहाँ इसमें अच्छा ये रही, ये कमांडर नताशा। तो ये जो है ध्रुव ग्रैंड मास्टर रोबो जो कि काफ़ी बड़े विलन है ध्रुव की स्टोरीज़ में, उनकी बेटी है। तो इसने भी ध्रुव की जो ग्रैंड मास्टर रोबो की रोबो आर्मी है वो उसकी कमांडर रह चुकी है, इसलिए इसका नाम कमांडर नताशा था। तो पहले एक बार इसने वो दुनिया छोड़ करके ध्रुव के पास आई थी, फिर वापस चली गई थी, फिर आ गई थी, इसका चलता रहता है ऐसा। तो हाँ, आपराधिक प्रवृत्ति तो है, प्लस के इनके फादर ग्रैंड मास्टर रोबो है, और ये उसका फ़र्क पड़ता है, परवरिश वगैरह फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, इसमें आपराधिक प्रवृत्ति तो है, इसमें भी है, नताशा में भी है, और ब्लैक कैट में भी है। चंडिका में कम है, मतलब कम, बिल्कुल जीरो है। तो ये हमारे वर्ल्ड की लेडीज़ हो गई ध्रुव वाले की। और अगर मैंने बता ही दिया, दूसरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर देखो, ये है रानी सरानी, और ये है एक बिल्लोरी। हाँ, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी विलेन है या माफिया है, उसका नाम बिल्लोरी करके बताते हैं। और इनके साथ में एक देवी अक्षया होती है, जो बिजनेसमैन होती है, इसके बहुत पैसे होते हैं। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स का कैसा मेल होता है। मतलब देवी जो अक्षया होती हैं, उसका बिजनेस तभी चल पाता है जब वो बिल्लोरी को पैसे देती है, 30% अपने कमाई का देती है वो बिल्लोरी को, और इसके बदले में बिल्लोरी जो है उसको बिजनेस से चलने देती है। और काफ़ी कुछ इसमें दिखाया गया है, उस तरीके से होता है। वहाँ पे जेंट्स पे अत्याचार किए जाते हैं, उनसे मजदूरी कराई जाती है, और इस तरीके से वो सिस्टम दिखाया गया है। तो ये धीरे धीरे करके जो है, जैसे ही मठ जो हमारा ध्रुव का बाल चरित एंड होता है, तो उस मठ पे एक हमला होता है, और वहाँ से शक्ति रूपा चुराया जाता है, और इस तरीके से ये शक्ति रूपा थोड़ा सा वो हो जाता है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पहुँचता था। सबसे पहले वो हाथ में आता है ब्लैक कैट के।
तो जैसे ही ब्लैक कैट के हाथ में आता है तो उसके अंदर की आपराधिक प्रवृत्ति को जगा देता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शक्ति का संचार कर देता है शक्ति रूपा। और एक बार शक्ति रूपा आपके हाथ में आके निकल जाए तो आप बहुत ज़्यादा कमजोरी भी फील करते हैं, इसमें ऐसा दिखा रखा है, ठीक है। तो ब्लैक कैट का बाल चरित्र में दिखा रखा है कि कुछ उनके पेरेंट्स की डेथ का कनेक्शन है ध्रुव के पेरेंट्स वगैरह से, इन जो इनके मौसा जी हैं, मौसी वगैरह से। तो देखो शुरू में तो इसमें ब्लैक कैट के हाथ में शक्ति रूपा दिखाई, तो शक्ति रूपा ब्लैक कैट का चेहरा नहीं दिखा रहे थे, बाद में रिवील हुआ और ना कलर्स में जान आ गई। देखो एक तो विनोद कुमार जी की इंकिंग और फिर ये संजय गुप्ता जी कलर्स, ये जलवा हम उसमें भी देख चुके हैं सर्व समर में, बहुत पसंद आया मुझे काम, देखिए बहुत अच्छा काम किया है संजय गुप्ता जी की टीम ने, कलरिंग टीम बेस्ट उनकी। और ये जो है ना इमर्सिव एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत बढ़िया लगा मुझे एक्सपीरियंस। और आप ये जो सारे वेरिएंट हैं इनको देख करके आपको अच्छे से समझ में आता है किस तरीके से पेंसिलिंग होती है, इंकिंग होती है, किस किस चीज़ का क्या क्या इफेक्ट आता है और आपको क्या पसंद है। जैसे कुछ लोगों को विनोद कुमार जी की इंकिंग पसंद है, तो वो क्या सोचते हैं कि कभी अनुपम जी अच्छे चित्र बनाते हैं, कभी अच्छे चित्र नहीं बनाते हैं। मतलब एक्चुअली जब वो ऐसा बोल रहे तो उनका कहने का मतलब होता है उनको विनोद कुमार जी की इंकिंग है तो अच्छा है, दूसरे की ये तो नहीं है। तो इससे आपको ये भी जानने को मिलता है कि इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो शक्ति रूपा ब्लैक कैट के हाथ में आ गई और फिर वो उसका पर यूज़ करके आगे बढ़ना की कोशिश करती है। देवीना उसकी रक्षक है, तो देवीना उसके हाथ से लेना चाहती है, ध्रुव उसकी हेल्प करता है सारी सिचुएशन को समझ करके। जैसे ही देवीना से ले रही होती है उस समय देखो जो बाल चरित्र जो सीरीज़ थी वहाँ पर मठेश थे, वक्र था ध्रुव का जो एक कज़िन है एक तरीके से, मौसी का बेटा, वो शुरुआत में से जेल वगैरह में दिखाया जाता है, मैं दिखाया था, ठीक है, क्योंकि वो बाल चैतेंड हो गई थी। तो ये देखिए अब उसमें एक बिल्कुल एक छुपा हुआ कैरेक्टर था, मतलब ज़्यादा कुछ में उसको तवज्जो नहीं दी गई थी, वो कैरेक्टर था ध्रुव की कज़िन ट्विस्टी, मतलब मौसी की लड़की ट्विस्टी। ये देखिए तो ये है ध्रुव की मौसी, यानी कि है ना राधा की एक्चुअल सिस्टर, वक्र यानी मौसी का लड़का, ट्विस्टी मौसी की लड़की, और ये मौसा जी, ये मठेश थे, मठ के अध्यक्ष। तो इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं था, मठेश सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, वक्र बहुत डेंजर दिखाया गया था बाल चरित्र में, और ये तो खैर बाद में रिवील हुए थे। पर ये ना ट्विस्टी भी इसमें फिर आती है, इसको लगता है कि यार एक्चुअली मठ की संपत्ति थी पहले वो शक्ति रूपा का जो सेकंड पार्ट था, और वो अगर चोरी हो गया तो उसको सही जगह पे पहुंचाना ट्विस्टी का काम है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई सी हो रही होती है और शक्ति रूपा का ट्रांसफर सा हो रहा होता है, बीच में ये आके उसको ले लेती है, तो फिर ट्विस्टी के हाथ में आता है। पर एक बार शक्ति रूपा के हाथ में आने की देर है, फिर इसके अंदर भी कुछ शासन करने की प्रवृत्ति जागती है कि मैं मठेश बन रहा हूँ, सारे हंटर्स मैंने अंडर हो। बाय द वे हंटर्स जो टीम थी, कॉमिक्स का नाम, फर्स्ट कॉमिक्स का नाम जो हंटर्स था बालजर सीरीज में, तो हंटर्स की जो टीम थी उनके अध्यक्ष में मठेश ही होते हैं, ऐसा कुछ होता है। और हंटर्स से ना ये सारा कुछ जो कांड हुआ था ना जो बालजर सीरीज में और अभी, तो वो काफ़ी निराश होते हैं इनके परफॉर्मेंस को देख करके मठेश वगैरह की, तो उनको लगता है कि हमें कुछ नया लीडर चुनना चाहिए। तो वो मीटिंग कर रहे थे और कमांडर नताशा जो काफ़ी पावरफुल है इस वक्त अर्थ पर, विलेंस की बात करें ग्रैंड मास्टर रोबो के पतन के बाद में, तो वो इसको अपना लीडर चुन लेते हैं कमांडर नताशा को। तो कमांडर नताशा की फेथफुल हो जाते हैं हंटर्स, ये भी एक तरीके से हंटर ही है और कमांडर नताशा के आदेश पे काम कर रहा है। और ऐसा कुछ करते करते ये जो पावर है इसके बाद में चंडिका के हाथ में आती है। चंडिका सोचती है कि ये इस तरीके से दुरुपयोग करेगी और अपने जो है अनुभवहीन होने की वजह से विनाश कर देगी। तो चंडिका सोचती है क्यों ना मैं इसको लेकर के जैसा ध्रुव चाहता है उसको वैसा कर दूँ। ध्रुव क्या चाहता है कि वो देवीना के पास है और जहाँ पे इसको होना चाहिए वहाँ ये पहुँच जाए। चंडिका में लेस मतलब आक्रामक वो दिखती है, मतलब जो बेस्ट होता है ना, जैसे चाहे ब्लैक कैट के हाथ में आई है ये सुपर पावर, चाहे ट्विस्टी के हाथ में आई है, चंडिका हाथ में। खैर इसके बाद होती हुई ये एक बार लास्ट में नताशा के पास भी हो जाती है और नताशा तो बहुत आक्रामक हो जाती है क्योंकि पहले से ही वो क्रिमिनल बैकग्राउंड की रही है, उसके फादर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरे वो दिखाया गया है इसमें। तो ये है इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर दिखाया गया है और ध्रुव के वर्ल्ड की जो लेडीज़ थी उनको भी बहुत अच्छा रोल दिया गया है। तो नाम इसका बड़ा अच्छा सार्थक सिद्ध हुआ, शक्ति रूपा। स्त्री बुक की अलग से कॉन्सेप्ट दिखाई गई है, नए नए करेक्टर ऐड किए गए और आगे डेफिनेटली ये ध्रुव की स्टोरीज़ को एनरिच करेंगे और ऐसा करते रहते स्टोरी आगे बढ़ती है। अब बात आती है मृत्यु रूपा की, तो मैंने इन दोनों पर रुक गया। अब क्या हुआ, जब संजय गुप्ता जी ने 2 कॉमिक्स निकाले, आपने देखा कितने सुंदर फॉर्मेट निकाली हैं, चाहे स्त्री बुक हो चाहे सिंधुनाद हो, और क्या कलर्स दिए हैं, क्या इफेक्ट दिए, मतलब मज़ा आ गया। मतलब ये मान चलो आप भले पहले पढ़ी हुई हो, भले अपने पास पढ़े, कितनी कॉपीज़ पढ़ी हो, बात अलग है, बट हाँ यार ये बेस्ट फॉर्म देखने को मिला। और इसमें मैंने बेस्ट पेपर बैग, मतलब अगर आपके पास में ना पेपर बैग्स है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये देखो 500 1000 रुपये, और ये भी आपको 400 में प्री ऑर्डर पे थे, और पहले वाले बुक को कर रखा हो तो अभी तो कुछ सेलेक्शन लगा भी रखा कि इन तीनों के ही पेपर बैग या कलेक्टर एडिशन पे भी कुछ और डिस्काउंट भी था। मतलब तीनों लोगे तो 4 थी 1200, शायद कुछ ऐसा था 1100। हालांकि जब मैंने जीके कार्ड्स पे ऑर्डर किए थे तो उन पे पहले कॉम्बो वगैरह लिस्टेड नहीं थे, थोड़ा दिक्कत चल रही थी कि लास्ट का पार्ट मिलेगा, वो भी एक अलग चीज़ है। तो बहुत अच्छे वो आपको मिल रहे हैं ऑप्शन, मतलब कि तीनों पेपर बैग नहीं है तो तीनों के तीनों आप जो है 400 के ऐसे प्री ऑर्डर के बाद में ये 500 कर दिया मान लो, ठीक है। तो पर उन्होंने कहा 400 400 400, और उसमें भी अब आप कॉम्बो ऑर्डर करते हो तो 1100,
फिर उस पर भी आपको जो है डेली डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो एक अच्छी बात है। मतलब अगर आप शक्ति रूपा नहीं पढ़ी है कुछ है तो ये एक बेस्ट तरीका है उसको पढ़ने का, ये एक बेस्ट है। मतलब संजय गुप्ता जी के पेपर बैग्स मुझे इस साइज़ वाले जो नए भी कॉमिक्स आए ना, जितने भी सर्व समर वगैरह, नाग परले नाग लोग, बड़े पसंद आए मुझे। पेपर बैग्स बेस्ट, ठीक है। स्पॉटी व्यू और सब कुछ है। अब मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा अब यार मृत्यु रूप आने वाली है, मृत्यु रूपा के बारे में बात बताता हूँ। अब इसमें देखो फ्लैट कलरिंग, इंकिंग सब तो हो रखी थी किसमें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, ये आपने देखा। तो इसमें तो इनको खाली इफेक्ट ऐड करने पड़े। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा खाली ऐड करने पड़े, मतलब उनको कितनी मेहनत होती है वो तो आर्टिस्ट ही जानते होंगे कि किस प्रकार से वो बनाते हैं, है ना, कितनी मेहनत उस पर होती है। पर मेरे कहने का मतलब है कि कॉमिक्स मेकिंग एक प्रोसेस है। हाँ डेफिनेटली इसमें मेहनत होती है, लेकिन वो करते हैं इस काम को और रेगुलर वे में करते हैं। पेंसिलिंग भी होती है, कलरिंग भी होती है, इफ़ेक्ट्स भी डाले जाते हैं, शब्दांकन भी होता है, एडिटिंग भी करनी, सब करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखिए डिफरेंस आपको दिखेगा, किसी भी फील्ड में हो इतना काम हुआ है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि काफ़ी काम हुआ है। मतलब आप पेंसिलिंग हो चुकी है, इंकिंग हो चुकी है, फ्लैट कलरिंग भी हो चुकी है और शब्दांकन भी हो चुका है। तो इसको एडिट करना आई थिंक एक नया शुरू करने से तो ईजी होता ही होगा ना, और कम कॉस्ट पे आता होगा। तो ये उन्होंने कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट काम बचता था मृत्यु रूपा का पूरा इंकिंग होना और देन उसकी कलरिंग होना, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप ना हो कि इसको पैरेलल भी बना सकता है। जैसे एक इंक जगदीश कुमार जी हमारे या विनोद कुमार जी हमारे, तो उनको आप पेमेंट कर दो और वो अलग अलग पेज इंक करके आपको देते जाएंगे। और जैसे जैसे पेज इंक होते जाएंगे वो कलर्स की टीम के पास जाते रहेंगे और वो अपने कलर करते जाएंगे। फ्लैट कलरिंग की अलग टीम होती होगी। तो इस तरीके से पैरेलल वे में जल्दी काम हो सकता हुआ भी। और मृत्यु रूपा भी मार्केट में आई, उसके प्री ऑर्डर्स आए, सब कुछ आया और वो उसको रिलीज़ हुए मैंने 2 कॉमिक कॉन में देख लिया। मतलब काफ़ी टाइम से उसके हार्ड कॉपीज़ संजय गुप्ता जी दिखा रहे हैं और कॉमिक कॉन वगैरह में लोग परचेज़ करके ला रहे हैं, लेकिन सेलर्स के पास अभी तक नहीं पहुंची है। अब हो सकता है पहुंच गई है। उन्होंने कल परसों रिपोर्ट डाली थी कि सेलर्स को भिजवा दी गई है और ऐसे उदय के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो मेरे जो सेलर शायद उन तक अभी तक नहीं आई है। मैंने जी के कार्ड से ऑर्डर किया था तो वो शायद आएगी, फिर मुझे डिस्पैच होगी, मुझे मिल भी जाएगी। पर एक चीज़ को ने मुझे इतना डिसपॉइंट किया ना इन 2 सालों में, प्री ऑर्डर्स। राज कॉमिक्स चाहे मनोज गुप्ता जी की हो, संजय गुप्ता जी की हो, मनीष गुप्ता जी की हो, प्री ऑर्डर्स वाले जो कस्टमर्स ना बहुत उन्होंने, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है या कैसा बिहेव किया समझ नहीं आता। मतलब इंसान आप बताओ प्री ऑर्डर क्यों लगाता है। अगर आप 2 साल का इतिहास देखोगे तो कभी चीज़ें महंगी मिली, कभी सस्ती मिली, कभी आउट ऑफ स्टॉक हुई, कभी विद नोवेल्टी मिली, कभी विदाउट नोवेल्टी मिली, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस हम बायर्स को। और कई बार तो 40 से 50% तक लेस मिला। कुछ ऐसे मित्र आए जिन्होंने बोला कि यार हमारा कलेक्शन आप ले लो, 50% ले लो, 40 में ले लो, दुनिया भर के ऑप्शन हमको देखने को मिले। तो एक बायर ने ईमानदारी से जब रिलीज़ हुई तो प्री ऑर्डर लगाया। अच्छा इतना प्री ऑर्डर क्यों लगाता है? प्री ऑर्डर इसलिए लगाता है कि ताकि मार्केट की अनसर्टेनिटी नहीं रहे और जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज हो सबसे पहले उसके आते हैं। मुझे तो यही समझ में आया, इतना तो बड़ा मैं कोई मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे ये बात समझ में आई कि प्री ऑर्डर का मतलब होता है यदि आपने प्री ऑर्डर लगाया तो पहले प्रोडक्ट आपके पास में आए। प्रोडक्ट कैसे आएगा? प्री ऑर्डर तो आप सेलर्स के पास लगाएंगे, मुश्किल से 3 चुने 4 से 5 सेलर होते होंगे। उसमें भी यार ऐसा होता है जैसे कि मान लो आपके सेलर के पास अभी तक नहीं आई है, तो ये काम पब्लिशर का होना चाहिए ना, टू मेक श्योर कि 1-2 दिन का डेली समझ में आता है। मतलब आई थिंक ये मृत्यु रूपा जो है ना, इसकी ऐसी हार्ड कॉपी विद कलरिंग इफेक्ट मैंने शायद एग्जैक्ट तो मैं ये बता पाऊँगा 15 से 20 दिन हो चुके होंगे, क्योंकि मैं बीच में एग्जाम से बिजी था तो काफ़ी टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया, काफ़ी टाइम तो ऐसे डिले हो गया। 15 से 20 दिन हो चुके होंगे अभी तक उसको। मतलब उन्होंने इंटेंसली बना करके उसको कॉमिक कॉन पे दिखा रहे हो, आप कॉमिक कॉन पे बेच रहे हो, वीडियोज़ में दिखा रहे हो, लेकिन आप सेलर्स को नहीं भेजोगे। और भी इसमें बहुत कुछ हुआ है कि कुछ सेलर्स थे, कुछ उनके विवाद थे, तो उन्होंने क्या करा, ये 2 कॉमिक्स तो उनको दी सेलर्स को और थर्ड वाली कॉमिक्स देने से उनको मना कर दिया। मतलब कितना अनप्रोफेशनल लगता है। मतलब छोटे बच्चों जैसी बातें होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना कि मैंने तेरी पेंसिल ले ली तू मेरा इरेजर नहीं देगा, वो करके मतलब है ना, जो किसी भी सेलर को, पब्लिशर को, किसी भी कंपनी को बड़ा कौन बनाता है? उसके डिसीजंस। अगर आप जियो और अमेजोन ना, मेरे को ना, मैं अभी इतने मेरे 35 ईयर्स की एज हो गई है और जितने भी मेरे ज़िंदगी के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी मेरा नॉलेज रहा है नहीं रहा है, अमेजोन और जियो, सच बता रहा हूँ, हर किसी की बस की बात नहीं। आज लोग बोलते हैं ना अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है या जियो एक बहुत बड़ा है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे जियो मार्ट को आप ले लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ ना, वो बड़ा है ना, तो जो भी उसको डील कर रहा है ना, उसका दिल बहुत बड़ा है। जब जियो शुरू में आया ना, उन्होंने बोला कि फ्री डाटा देंगे, ये देंगे, सब बने लोगों ने बोला कि झूठ बोल रहे हैं, कोई चिप है, आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा, अगर आपने सिम लगा ली जियो की तो आप कोई और सिम यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में उन्होंने फ्री भी दिया 1 साल तक, लोगों ने बोला भाई ये भी उनकी चाल थी, फ्री दे करके आपको आदत दिला दी, अब उन्होंने महंगा दे दी। देखिए ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन सब कुछ है
आदत दे दी, सब कुछ दे दी, मार्केटिंग था, स्ट्रेटेजी थी, सारी बातें होने के बाद ही बताऊँ ना, दिल नहीं होता है। आज है ना, मैं बिज़नेस के 10 फंडे आपको बता दूंगा कि कस्टमर को अपने आगे रखो, अंडर प्रोमिस करो, ओवर डिलीवर करो। छोटी छोटी बातें। आई थिंक व्हाट्सअप और फेसबुक पे ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं बोलूँगा तो वो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, नहीं हो सकता। हर किसी के बाद बड़प्पन, एटिकेट्स, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी नहीं है सबके बस की बात। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहीं पे लाइन लगा करके कोई चीज़ ले लेना, है ना, कहीं पे थोड़ा सा सब्र रख लेना, किसी को धक्का दे के ना निकल जाना लाइन में, मतलब बहुत हर किसी के बस की बातें ये मैंने को अब समझ में आ गया है, नहीं होती है ये। मतलब कहने को वो तो, अगर मैं बोलने की बात करूँगा तो मेरे से 50 लोग आ जाएंगे, बड़े बड़े वो भाषण हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं, पर नहीं होती है किसी की बात। तो अगर आरसी में किसी ने भी अगर देखो टाइमली मृत्यु पाया था, सेलर्स को भिजवा दिया, या सेलर से कोई अनबन हुई, अनबन इतनी सीधी कि उन्होंने एक ब्रदर का कुछ कॉमिक्स बेची थी, तो उन्होंने बोले क्यों बेची, ऐसा करके उनमें विवाद हो गया, इस ब्रदर को ये कॉमिक मिलेगी, उसको उस सेलर को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ हुआ था। वो उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, आप जान गए होंगे। तो अगर बड़ा दिल रख के बोल देते ना, चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ हो, हम अपना प्री ऑर्डर फुलफिल करेंगे, आप ये ले लो, उसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। बड़ी ही ना कनिंगली उन्होंने ऐसा करा कि उनको पता था कि जो भी उनका मेहनत है, जो भी लोगों को वेट है, वो मृत्यु रूपा का है। तो भाई साहब मृत्यु रूपा नहीं दी कुछ सेलर्स को, कोई दिक्कत नहीं, जिनको जो जैसे व्यवस्था करनी थी उन्होंने व्यवस्था की। और मेरे को भी इसलिए हुआ, ये जो इनका जो अनसर्टेनिटी थी ना, तो कुछ लोगों ने बोला कि यार हम नहीं बेच पाएंगे, कुछ बोले हम बेच पाएंगे, कुछ बोले प्री ऑर्डर्स मत लगाओ, कुछ बोले लगाओ। अदरवाइज़ जो अब हम बोलते हैं ना कि इनका कॉम्बो वगैरह अवेलेबल था, वो कहकर भी अवेलेबल नहीं था। जितना टाइम राज कॉमिक्स, मैं संजय जी की बात नहीं करूँगा, मनोज जी की बात नहीं करूँगा, मनीष जी, सब मिला कर के मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि 9 महीने, एक साल प्री ऑर्डर में ये लोग लगा देते हैं राज कॉमिक्स वाले। और इन 9 महीनों में, एक साल में इनके सेलर्स ही बदल जाते हैं। मतलब एक सेलर ख़त्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है, एक को माल मिलता है, एक को नहीं मिलता है। तो तुम इतने तो जेन्युइन रहो कि आप जिस समय में आप अपना प्री ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं, एटलीस्ट कस्टमर्स को उसमें लॉयल्टी मिले। तो अब प्री ऑर्डर पे भी लोगों को विश्वास उठ चुका है। जो अलग अलग सेलर्स थे, मतलब उन्होंने प्री ऑर्डर करके रख लिया, तो सेलर्स को माल ही नहीं मिल रहा, या एक सेलर्स ने आरसी को बेचना बंद कर दिया, या ऑनलाइन बेचना बंद कर दिया, तो ऑफलाइन बेचना शुरू कर दिया। तो ये कई तरह की बातें हैं, चलती रहेंगी। पर कहने का मतलब है कि इतना, मतलब मैंने को ये की बात समझा कि प्री ऑर्डर वालों को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा उनका एडवांटेज लिया गया है, या जो भी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड समझा गया। बहुत एक बुरा अनुभव मुझे प्री ऑर्डर का मेरे को रहा, ठीक है। तो मृत्यु रूपा देखो स्टिल हमारे पास नहीं है, वो आएगी और कोई नहीं पूछेगा बाद में, सब सेल वेल सब आएगी, लेकिन मतलब एक उनका एक थोड़ा सा एक एफर्ट हो सकता था मृत्यु रूपा, बाकी तो काम हो ही रखा था ना। अगर आप कवर में ईमानदारी से देखो ना, अगर बिल्कुल अनबायस होकर देखो, तो तीनों कवर रेडी थे। थोड़ा बहुत इफेक्ट ऊपर नीचे करके हो सकता है। स्त्री भू का मैंने आपको यथारूप से दिखा दिया, हालांकि शांत त्रिवेदी जी का देखो यहाँ पे काम था, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप दिल से देख लेना, मैच करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि उसी पे ही थोड़ा बहुत काम किया गया है। देखो यहाँ पे जो डॉट्स है ना, ये बाज के नीचे विस्फोट हो रहा है, तो डॉट भी आप मिला लो। अगर इसकी कलरिंग टीम और इसकी कलरिंग टीम अलग है, तो ये कैसे हो सकता है? ये पेंसिलिंग इनका पार्ट तो नहीं है। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, अब क्या बोले इनको। वरना जो कलर सिस्टम है ना, तीनों कवर तो वो बना चुके थे मनोज जी, पहले 2 की में फ्लैट कलरिंग भी हो चुकी थी। असली जो काम था, मेहनत थी, वो लास्ट वाले में थी, उसका भी कवर तो वो दे ही चुके थे। ये देखिए, ये रहा कवर वो। तो अभी तक ये इन्होंने क्या करा, बहुत इसको जानबूझ के डिले करा, कुछ लोगों को मना करा, और जिनको यस करा उनको भी नहीं दी, उनको भी अभी तक नहीं दी। मतलब उन्होंने, वही तो होता है ना कि जो यही एक पहचान होती है, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि जिस चीज़ में वो एटीट्यूड दिखा सकते हैं, तुरंत दिखा दिया, तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया। ये बड़े लोगों का काम नहीं होता। जो बड़े लोग हैं, ऑफिसर लेवल के लोग हैं, जो क्लासी पीपल है ना, क्लास वहीं सामने आती है कि जहाँ पर आप ना थोड़ी सी अकड़ दिखा सकते हो, जहाँ पे आप किसी को थोड़ा सा डाउन कर सकते हो, वहाँ पे आप ना करो। जहाँ पर आप चिल्ला सकते हो, वहाँ पे ना चिल्लाओ। जैसे कि आप अपनी मदर पे कभी भी नहीं चिल्ला सकते, तो आप ये बोलोगे यार मैं मदर से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, तो इसमें कोई बड़प्पन नहीं हुआ। जहाँ पर आपका कोई कर्मचारी है और उसने गलती कर दी है, और आप उस पर चिल्ला सकते हो, और तब आप नहीं चिल्ला रहे, यहाँ बस ये डिफरेंस है, ये आपको बड़ा बनाता है इंसान को। तो वही मैं बोल रहा था कि जहाँ पर यार आपको ना, आपको आपसे उम्मीद नहीं करी जाती थी कि आप दो उसे कोई प्रोडक्ट या सपोर्ट करो, वहाँ आप करो तो अब बड़ा बना। ये तो उल्टा किया। जिन सेलर्स को प्री ऑर्डर वगैरह सब लगे हुए थे लोगों ने, मैं सेलर्स से कोई लेना देना नहीं, मेरा ये है कि बायर्स से मैं आता हूँ। बायर्स ने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, हर एक का अपना अपना एक फेवरेट सेलर होता है, उनसे उन्होंने ऑर्डर वगैरह रखे थे। आप किसी एक सेलर को मना करते हो, जैसे मेरे सेलर जो उन्होंने तो अरेंज करा, सब कुछ करा, पर फिर भी एक अनसर्टेनिटी तो उनके पास भी थी बेचारे पास, तो वो ऐसा होता है मतलब। तो और ये चीज़ें मतलब ये होता है, हो लिया है। अब जितने भी अभी सीरीज़ हैं देखो आप, तो बस मनोज जी का मेरे को यही एक अच्छी बात लगती है, इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उनकी भी सर्विस कोई ज़्यादा मेरे को नहीं पसंद आती। मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर किए थे अभी, तो मेरी कॉमिक्स मिसिंग थी, अभी तक वो सोल्ड नहीं हुआ है, मतलब एक से 1.5 महीना हो गया है।
न्यू ईयर पे मैंने ऑर्डर किया था और उन्होंने ऐसी गड़बड़ कर दी कि मैंने एक सीरीज उनसे बोली थी एक्स्ट्रा ऐड करने को, तो उन्होंने उसके कुछ कॉमिक्स भिजवा दी, एक मिसिंग कर दी। तो उसका रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है, पर मेरे को रिफंड भी नहीं चाहिए था। मेरा ऐसा था कि वो पूरी सीरीज़ वापस रिटर्न ले ले। तो सिचुएशन होती है, नहीं मिलती है, तारीफ़ किसी की नहीं है, पर ये है कि देखो मनोज गुप्ता जी ने एक काम तो किया कि कम से कम कुछ तो वो पूरा कर देते हैं। जैसे ये था, उन्होंने पूरा करके पकड़ा दिया, तुम जानो भाई ये बात है। बाकी लाल की जैसी बनाई पूरी कर दी। पर देखो जो RCSG एक भी सीरीज़ मुझे पूरी अभी तक नहीं मिली। सिर्फ ये ऑलरेडी पूरी हुई थी, उसका भी एक पार्ट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले, सच में बहुत डिले किया गया। और फिर उन्होंने एक पोस्ट पे डालते हैं कि अब सेलर्स को भिजवा दी गई है और असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मतलब कि आपने खुद मानते हो कि असुविधा हुई और असुविधा करी किसने, किसी क्रिएट की हुई, सबको पता है। वरना जब आप प्री ऑर्डर लेने का टाइम है, पैसा लेने टाइम है, तो उसकी वैल्यू आपको देनी चाहिए, वन टाइम नहीं देनी चाहिए। तो इस बार तो ना, इस बार नहीं 2 साल से मैं देख रहा हूँ जो भी प्री ऑर्डर देता है ना, उनके साथ हमेशा ही चीटिंग हुई है। और जो प्री ऑर्डर के समर्थक होते हैं वो यही बोलते हैं कि अब लोग बोलते हैं यार देखो ऐसा होता है वैसा होता है, डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो वो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई साहब हम मानते हैं, लेकिन एक बात तो आप मानोगे, प्री ऑर्डर में आपकी कॉपी सेफ़ रहती है। और ये सेफ वाला बड़ा हट गया है। पहले था ये युगारम वगैरह या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे बहुत टाइम तक, वनरक्षक वगैरह, तो लोग ऐसा बोलते थे कि देखो प्री ऑर्डर मतलब सेफ कॉपी। अब तो वो भी नहीं रहा। ये मृत्यु रूपा वाला जो एक केस हुआ है, तो आपकी प्री ऑर्डर में कॉपी सेफ तो है नहीं। और मनीष गुप्ता जी की प्री ऑर्डर की तो मैं क्या ही बात करूँ। तो मतलब प्री ऑर्डर को मतलब मजाक बना के रख दिया है RC ने। चलिए ठीक है, तो इसी तो मैं अपना इस वीडियो को एंड करता हूँ। बस ये कहूँगा कि बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस रहा, ये क्रिएटिविटी तो नो डाउट, कलर वगैरह संजय गुप्ता जी ने बेस्ट दिया है। मतलब पेपर बैग्स में स्पोर्ट व्यू हो, यहाँ पे जैकेट कवर हो, मतलब बहुत अच्छा एक सही प्राइस में अच्छे से दिया है। और मृत्यु रूपा भी आई होप कि जल्दी आएगी, उसका भी रिव्यू करेंगे। हालांकि स्टोरी तो मैं पूरी पढ़ चुका हूँ इससे। तो अच्छा, स्टोरी मैंने कहाँ तक बता दी थी, कहाँ पे कहीं अटक गया था कि मैं। तो फिर फाइनली क्या मतलब ध्रुव पहुँचता है। एक काम करेंगे, इसके एंड वाला उसका जो लास्ट की कॉमिक्स आई तभी बता दूंगा। तो क्या ध्रुव सबको सोल्व कर ही लेता है, तो अंत में फिर जो है ये ट्विस्ट से होता हुआ शक्ति रूपा जो है फिर चंडीगढ़ क्या नताशा के पास पहुँच जाता है। फिर वो न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह उनको कंट्रोल करना चाहती है, ये अमेरिका से कॉन्टेक्ट करती है और स्त्री भू पे हमारा बोल देती है। वहाँ पर जा करके फिर जो है ध्रुव भी वहाँ पहुँच जाता है किसी भी रीजन से, ठीक है। और ये है बिल्लोरी, ये है सरानी, और यहाँ पे नताशा भी आती है। और फिर ध्रुव मिल करके सारी प्रॉब्लम सोल्व करता है और वो बिल्लोरी को पकड़वाता है, कौन है बिल्लोरी। ये वैसे भी क्लियर होता है कि कौन है बिल्लोरी, कैसे क्या कर रही थी, क्यों हुआ था। और अल्टीमेटली जो है जैसे अनुपम जी की कॉमिक्स में होता है, लास्ट में बड़ी जल्दी इवेंट्स हो जाते हैं, तो शक्ति रूपा को फिर से कैप्चर करके सही जगह पे रख दिया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मृत्यु रूपा आएगा तो फिर स्टोरी की थोड़ी सी और लास्ट की डिटेल में बात करेंगे। अंत तक बनाएंगे। सभी का धन्यवाद।